मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कोई मेरी कंपनी है। मैं ये मानता हूँ कि ये शेयर होल्डर्स की कंपनी है जिसके अंदर दुनिया भर के शेयर होल्डर्स हैं, 1 मिलियन शेयर होल्डर्स हैं। पिताजी कहते थे कि जो मेन जो काम करता है वो वर्कर करता है और वो मैनेजर या इंचार्ज तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के पेपर पे कर रहा है। इकोनॉमीज ग्लोबली सारी की सारी डिजिटल हो रही हैं, तो अचानक से ये जो जैसे जब शहर बने तो आपको मालूम है स्टील आएगी, आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन होगा, सीमेंट आएगा, तो जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वेव था ना, इस टाइम पे डिजिटाइजेशन का वेव है। लेकिन स्मॉल टाउन बॉयज़ का अम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है क्योंकि वो ये समझ के निकलता है अपने घर से कि भाई मैं घर से दूर जा रहा हूँ और मुझे बहुत तरक्की करनी है। आवाज़ से बोलते हैं कि 250 रुपये पेटीएम पर प्राप्त हुए, तो अब क्या है कि तुम अब वो चना बना रहा है, कुछ बना रहा है, ऐसे कर देता है वो, ठीक है, हो गया। इकोनॉमीज ग्लोबली सारी की सारी डिजिटल हो रही हैं, तो अचानक से ये जो जैसे जब शहर बने तो आपको मालूम है स्टील आएगी, आपको मालूम है कंस्ट्रक्शन होगा, सीमेंट आएगा, तो जिस तरह से वो इंफ्रास्ट्रक्चर का वेव था ना, इस टाइम पे डिजिटाइजेशन का वेव है। तो ये 5 साल तक तो आप ये मानो कि ये सारी कंपनियां दुनिया की, चाहे वो मास्टर हो, वीज़ा हो, चाहे वो पेटीएम हो, चाहे वो स्ट्राइप हो, चाहे कुछ भी, मतलब 25-50 बिलियन डॉलर तो बहुत ईजी है। इनमें से बहुत सारी कंपनियां 100-100 बिलियन डॉलर कर दे। क्या किया क्या कर दे, मतलब नोटबंदी शुरू कर दे क्या? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि आपने तो सर ट्रेंड्स देखे हैं, मतलब एक नहीं है तो आपने तो मतलब दसियों ट्रेंड, हर 5 साल बाद एक ट्रेंड आता है ना, ये वो वाली चीज़। डिजिटल इंडिया हो रहा है, पर ऐसा नहीं लगता है हम लोग बहुत भाग रहे हैं? नहीं, मैं कहूँगा कि रेट ऑफ चेंज जिसे कहते हैं, मतलब एक्सीलरेशन, त्वरण जिसे बोलते हैं हिंदी में, वो बढ़ेगा और बढ़ेगा। देखिए, बात ऐसी है कि अभी 200 बिलियन डॉलर के करीब रिटेल पेमेंट साल के हो रहे हैं, ये 500 बिलियन डॉलर 2 साल में बहुत आराम से हो जाएगा, तो ये होगा और तेज़ बढ़ेगा। क्योंकि देखिए, अपना कन्वीनियंस की बात है। मैं आपको एक बात बताता हूँ सर, हम लोग हमने एक साउंड बॉक्स नाम का सिस्टम होता है जिसमें आप पे करो तो आवाज़ करता है कि 250 रुपये प्राप्त हुए। अच्छा, हाँ, और इसका कारण ये था कि कुछ लोग, जैसे आपने बताया, कुछ स्टूडेंट्स हैदराबाद के आसपास के थे जिन्होंने सबसे पहले करा, वो क्या करते थे, फेक स्क्रीन दिखा देते कि देखो मैंने पे कर दिया 250 रुपये। तो अब उन दुकानदारों को अच्छा नहीं लगा कि यार इसको हटाओ, हमें पता नहीं चलता कि आपने तो दिखा दिया कि स्क्रीन से हो गया, अब हम तो पैसे आए नहीं, आपने बोल दिया कि सर पेमेंट नहीं करी। तो हमने उस चीज़ को सोचते हुए एक ईजाद करा कि वहाँ पे आवाज़ से बोलते हैं कि 250 रुपये पेटीएम पर प्राप्त हुए। तो अब क्या है कि तुम अब वो चना बना रहा है, कुछ बना रहा है, ऐसे कर देता है वो, ठीक है, हो गया। ठीक है, ये जो सिस्टम जब हमने लगाया, मैं मतलब बता सकता हूँ, एक क्यूआर कोड पे इससे पहले जो सबसे अच्छा व्यक्ति था, वो 40 से 50 पेमेंट महीने की ले रहा था। इसका मतलब 30 दिन में एक दो पेमेंट ले रहा था। अब वो 500 एवरेज है, एवरेज बोल रहा हूँ मैं, ज़्यादा नहीं बोल रहा, बिकॉज उसको ना समझ में आ गया, उसको रिकन्सिलेशन की एश्योरेंस हो गई, और एश्योरेंस हो गई कि पेमेंट आ गया। उसके बाद तो मतलब ये ना, अब एक कंज्यूमर और मर्चेंट के बीच की जो नेटवर्क इफेक्ट होती है ना, वो सेल्फ जैसे होता है ना, स्टार्टर था, उसके बाद तो कार अब चल रही वो वाले था। पेटीएम और कुछ नया लेकर आ रहा है सर? देखिए, अभी अगर देखें तो हमारी बैंक है और हमारा इक्विटी इन्वेस्टमेंट है, तो हम आईपीओ इन्वेस्टमेंट हमारे लिए एज ऑफ टुडे अगर मैं बोलूं तो आईपीओ इन्वेस्टमेंट्स और इन्वेस्टमेंट इन आईपीओ जो स्टॉक मार्केट है, वो हमारा लेटेस्ट वेंचर है। उसमें 6 मिलियन कस्टमर है, और हमारा मानना है कि ये एक अपने आप में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि वैसे भी अगर हम देखें तो हम सब लोग बैंक में जाके पैसे रख लेते हैं, और वो एफडी हमारे लिए सबसे बड़ी लॉन्ग टर्म सेविंग होती है। लेकिन जिस तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता जा रहा है, तो जन को समझना पड़ेगा कि हमें बैंक के अंदर से हमें ट्रस्ट है, लेकिन इंटरेस्ट और रिटर्न और इन्फ्लेशन बीटिंग रिटर्न नहीं मिलेगा, तो वो स्टॉक मार्केट में जाना होगा। चाहे वो आप स्टॉक मार्केट में म्यूचुअल फंड के थ्रू जाएं, चाहे किसी एडवाइज़र के थ्रू जाएं, तो वो सिस्टम हमारे लिए एक फॉरवर्ड लुकिंग सिस्टम है, और उस पर हम आजकल ध्यान दे रहे हैं। ये जो नव युवक जो है जी, जो पढ़ लिख के बाहर आते हैं, जी, डिग्रियां लेके आते हैं, एक पुलिस की जो कांस्टेबल है, हाँ, उसके लिए 10-10 लाख अर्जी आती है 10 पोस्ट के लिए। करेक्ट। तो इसके बारे में आपके दिमाग में पूछेगी, क्योंकि आपने जो खोजी दिमाग है आपका, तो आप बताइए इसमें इसके लिए क्या कर सकते हैं? तो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो दिखता है वो बिकता है, जो दिखता है वो समझ आता है। मैं हरदुआगंज अलीगढ़ के पास एक गांव टाउन है, वहाँ से पढ़ा, तो हमारे पिताजी के पास एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कि उनके पास एक किताब थी, आफ्टर 10+2 वॉट। क्योंकि जब हम एक छोटे शहर में जाते हैं और गांव में जाते हैं, तो हमें ना वही समझ में आता है जो हमें दिख रहा होता है। ये कौन है? ये भैया डीएम है, बढ़िया हो जाएंगे, लाइफ बदल जाएगी अगर डीएम बन गए तो, और लाइफ बदल जाएगी अगर पुलिस में आ गए तो जो हमें दिख रहा होता है। देखिए, हम इस देश के 1 बिलियन लोगों में 100 मिलियन लोगों की जॉब की बात कर रहे हैं, तो 100 मिलियन लोग किससे इंटरेक्ट करते हैं? किसको पता कि कॉर्पोरेट लॉयर क्या होता है? किसको पता कि बैंकर और इन्वेस्टमेंट क्या होता है? सजेस्ट करके इन लोगों के लिए क्या करना चाहिए? मेरा ये मानना है कि जितना ज़्यादा सरकार नहीं कर सकती।
सरकार तो बिल्कुल ही मतलब एक तरीके का सरकार तो ऑपरेटर है। सरकार तो मतलब वो ये जो हमें समाज का माइंडसेट चेंज करना होता है, जिसमें ये कहना होता है कि सरकारी नौकरियां ही सब कुछ नहीं है। आप अगर खुद देखें 1970 के दशक तक हम लोग सरकारी नौकरी ना हो तो किसकी शादी नहीं होती थी, और सरकारी नौकरी लगना मतलब बड़ी चीज़ हो जाती थी। फिर बैंकों की नौकरियाँ आई, फिर PSU की नौकरियाँ आई, अब प्राइवेट सेक्टर की आई, फिर फॉरेन की जॉब आई, तो और अब स्टार्टअप की आई पिछले 5 साल में हुआ है, 5-10 साल में। उससे पहले स्टार्टअप में जॉब नहीं लेते थे लोग। तो मेरा ये मानना है कि सोशल स्ट्रक्चर हमारे देश का ज़्यादा से ज़्यादा, जब अखबार वाले, जब मीडिया वाले, जब आप लोग और नए नए ऑप्शन दिखाते हैं और पढ़ाते हैं अखबार में, तो नए बच्चों को वो समझ में आते हैं। तो एक तरीके का ये हम सब का रोल है, हम सब लोग आके बात करें, हम सब लोग आके उनके ऑप्शंस दिखाएं कि क्या क्या और ऑप्शंस हो सकते हैं। और जॉब क्रिएशन की जो बात कर रहे हैं हम यहाँ पे, एक तरह से हिडन बिहाइंड द सीन एक क्वेश्चन भी है कि क्या ये वाली जॉब एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। तो जॉब की प्रकार चेंज हो रही है। अगर आप यहाँ पे हम ओला ऊबर की बात करते हैं, हम यहाँ पे जोमेटो की बात करते हैं और स्विगी की बात करते हैं, ये नए ज़माने की कंपनियाँ हैं। ये कुछ ना कुछ 10-15 हज़ार लोगों को तो एम्प्लॉयमेंट देती है ना, 50-60 हज़ार 1 लाख लोगों को देती है ना। ये जॉब का टाइप हमें ये समझाना कि ये अपने आप में एक जॉब है और वॉलंटरीली आप ले सकते हैं, जैसे यूएस में होता है। यूएस में लोग जब यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाते हैं तो वो मैकडॉनल्ड्स में जॉब करने जाते हैं और वो उनको बुरा नहीं मानते हैं, वो कहते हैं कि मैं अपनी पैसे को खुद अर्न करना हूँ। इसी तरीके से जब हम एक सोशली हम अगर एक्सेप्ट करेंगे कि आपने ये वाले काम करे, चाहे आप एक रेस्टोरेंट के लिए डिलीवरी बॉय बने और आपने रेस्टोरेंट के लिए एक रिसेप्शनिस्ट का काम करा, ये करा, ये वाली चीज़ जब हम समझने लग जाएंगे तो मुझे लगता है कि देश के अंदर जॉब्स की कमी नहीं है। की प्रतिष्ठा जो है वो उन्हीं प्राइड आपने मतलब काम के लिए आपने बहुत ही सही शब्द यूज़ करा, काम की प्रतिष्ठा बढ़नी चाहिए। जिस तरह से आपने काम की प्रतिष्ठा बढ़ाई वो काम मेन स्ट्रीम है। मैंने मेरे काम की शुरुआत अखबार बेचने से की। मेरे फादर बोले आप अखबार बेचने जाइए। उसका तो मैंने रिपोर्टर बना, फिर मैं क्राइम रिपोर्टर बना, टाइम्स में काम किया, फिर इंडियन अपना ब्लिट्स में काम किया करंजिया साहब के साथ में। तो ये जब तक आप फ्लोर पे काम नहीं करेंगे, मुझे उन्होंने 1 महीने तक कहा कि फ्लोर साफ करते रहिए। मुझे समझ में नहीं आता कि सब देख रहे हैं कि मैं फ्लोर साफ कर रहा हूँ, और अब आज मुझे समझ में आ रहा है कि उन्होंने फ्लोर साफ न करने मुझे क्यों कहा था। सज्जन जी, आपसे एक सवाल ऐसा है कि आप इस देश के युवा जाने माने उद्योगपति है, और उद्योग के आपके विजयनगरम जो है, उस विजयनगरम के माध्यम से आपने एक बहुत बड़ा इस देश को एक सपना दिखाया है कि एक व्यक्ति इंजीनियरिंग कॉलेज से निकलने के बाद में क्या क्रिएट कर सकता है। क्योंकि बेसिक बात है कि स्टील, सीमेंट, ये निर्माण के अंदर सबसे महत्वपूर्ण है, और उसमें अपने हाथ उस काम में आपने हाथ डाला। तो ज़रा हमें उसको बताइए ना, आपने कैसा उसका, और आपका क्या विजन है आगे। उसके साथ साथ में मैं दूसरा भी सवाल करता हूँ कि आपने सामाजिक कामों में, जैसा आपने उद्योग में काम किया वैसे सामाजिक काम में बहुत बड़ा आपने योगदान दिया है, चाहे वो स्पोर्ट्स होगा, चाहे वो धार्मिक स्थल होंगे, चाहे श्रद्धाओं के स्थल होंगे। हाल ही मैंने सुना कि आप कश्मीर के अंदर एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल बनाने जा रहे हो, वो भी कैंसर का। मैंने ये भी सुना कि भाई बद्रीनाथ, केदारनाथ के आपने वहाँ की जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में अमूलाग्र बदल किया। और जब मैं प्रधानमंत्री से मिला था तो उन्होंने विशेष रूप से आपका जिक्र किया। अभी गृह मंत्री से मिला था, उन्होंने भी आपका विशेष रूप से जिक्र किया। तो एक तरफ लोग ये मानते हैं कि जो उद्योगपति है, एक समय था कि उद्योगपति ने चोर माना जाता था, मगर आज वो पूरा दृष्टिकोण बदल गया है। तो हमें तो संक्षिप्त में बताइए ना कि इसके बारे में आपकी क्या राय है। तो विजय भाई, आपने 2 सवाल किए। एक तो विजयनगर के बारे में कि जो स्टील का, जो इस्पात का जो उद्योग मैंने स्थापित किया, तो वो उसके बारे में तो ऐसा है कि मेरा जो जन्म हुआ वो हमारी फैमिली के अंदर भी इस्पात का छोटा काम था। तो उससे मुझे एक प्रेरणा मिली, अपने पिताजी से प्रेरणा मिली, और वहाँ से मैंने अपना उद्योग जगत का काम शुरू किया। इंजीनियरिंग किया, अपने फादर के साथ बहुत ट्रेनिंग ली मैंने, और उसके बाद बहुत एम्बिशियस था मैं कि भाई मुझे इस देश के अंदर कुछ करके जाना है। तो उस समय ये प्रोजेक्ट लगाने का एक बहुत बड़ा मैंने निर्णय लिया कि विजयनगर का प्लांट लगाऊंगा, और उसके लिए मुझे मेरे फादर की बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट मिली, मेरे भाइयों की बहुत सपोर्ट मिली, और वो एक बहुत शानदार एक प्रोजेक्ट बन पाया। तो उसकी वजह से, और दूसरा ये भी था कि हमारा देश एक इतना तरक्कीवान देश है कि यहाँ पर कोई भी आप इंडस्ट्री लगाइए वो बहुत तेज़ी से बढ़ती है, क्योंकि हमारे देश में हर चीज़ की कमी है, हर चीज़ की रिक्वायरमेंट है। चाहे आप डिजिटल की जैसे बात कर रहे थे, शर्मा जी बता रहे थे, हरिद्वार के पास कोई गांव से हैं, छोटे शहर से हैं, मैं हिसार से हूं, तो हम लोग सब स्मॉल टाउन बॉयज़ हैं।
लेकिन स्मॉल टाउन बॉयज़ का अम्बिशन बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि वो ये समझ के निकलता है अपने घर से कि भाई मैं घर से दूर जा रहा हूँ और मुझे बहुत तरक्की करनी है, मैं चाहे 18 घंटे काम करना पड़े या 24 घंटे काम करना पड़े, मैं करूँगा। और मेरे जैसे, शर्मा जी जैसे, मेरे ख्याल से हमारे देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो अपने घर छोड़ के गए हैं और मुंबई गए, कोई दिल्ली आया, कोई कलकत्ता गया, कोई बेंगलोर गया, कोई हैदराबाद गया, और उन्होंने बहुत तरक्की की है। तो ये तो था मेरा स्टील प्लांट के बारे में और क्या स्टील ग्रोथ हो प्लांट रही है। और भी देश में बने हैं, मगर आपने जो स्टील प्लांट बनाया है वो मुझे ऐसा बताया गया कि ये स्टेट ऑफ आर्ट है और हमेशा की तरह का स्टील प्लांट नहीं है ये। जी, देखिए, जब मैं ये स्टील प्लांट लगा रहा था तो 21वीं सदी आने वाली थी। मैं 95-96 में मैंने इसके ऊपर काम करना शुरू किया। तो मेरा शुरू से यही मानना था कि मैं 21वीं सदी का स्टील प्लांट बनाऊं जो एनवायरमेंटली बहुत बढ़िया हो, बहुत फ्रेंडली हो, और जिसके अंदर आप जब जाएं तो आपको लगे कि आप एक गार्डन के अंदर जा रहे हैं, एक स्टील प्लांट के अंदर नहीं जा रहे हैं। तो क्योंकि मैंने जितने भी स्टील प्लांट देखे थे हिंदुस्तान में, वो बहुत ही मुझे दुख होता था देखकर, क्योंकि वहाँ पर लोग काला कपड़ा लगा के रखते थे और बिल्कुल काले रंग के, जैसे कोल की माइन से निकल रहे हैं, ऐसे स्टील प्लांट से वर्कर्स बाहर निकलते थे। तो मुझे बड़ा दुख होता था। तो मैंने सोचा कि मैं 21वीं सदी का एक बहुत ही शानदार, बहुत बढ़िया प्लांट लगाऊं, और ऊपर वाले की मेरे ऊपर बहुत मेहरबानी थी, है, और जो मैं करना चाहा मैंने उस हिसाब से किया। तो अपने वर्करों के लिए बहुत ज़बरदस्त काम किया, ऐसा मैंने सुना है। जी, उसमें तो एक्चुअली मेरे फादर का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि हम लोग जब बचपन में हिसार में पढ़ रहे थे और बड़े हो रहे थे, तब हमारा जो वर्कर्स के साथ में जो कनेक्ट था पिताजी का, उन्होंने बहुत ज़बरदस्त था। फॉर एग्जांपल, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूंगा, शायद ही कोई भी ग्रुप ऐसा करता होगा कि राखी के दिन, जिस दिन राखी बंधी जाती है, हम लोगों को वर्कर कॉलोनीज़ में, वर्कर के घरों में भेजा जाता था कि जितनी लड़कियां उनके घरों में होती थी वो हमारे घर हाथ पे राखी बांधती थी। हर घर पे, हर घर में हम लोग वर्कर के घर में जाते थे और हमारे हाथ में राखी बांधी जाती थी लड़कियों से। तो वो हमारी बहनें थी। तो ऐसा हमारा इतना ज़बरदस्त, तो इसलिए शुरू से हम लोगों ने अपने जो वर्कर्स हैं उनके लिए कॉलोनीज़ बनाई, घर बनाए, और 100% हमारे जितने एम्प्लॉयज़ होते हैं वो हमारे साथ में हमारी टाउनशिप्स में रहते हैं। आज मुंबई में आप ये जो स्लम्स का जो प्रॉब्लम देख रहे हैं, ये क्यों हुआ? उसका कारण ये है कि जितने मिल वर्कर थे, मिल ओनर्स थे, उन्होंने कभी अपने वर्कर्स के लिए, जो अंग्रेज़ों ने चॉल्स बनाए थे उसके बाद उन्होंने नहीं बनाए, तो मिल की दीवार के बाहर ही वो झुग्गी बन जाती थी और वहीं पर वो वर्कर रहता था और सुबह अपना दहाड़ी करने मिल के अंदर जाता था और वो आ जाता था। तो कोई कभी ऐसा कोई टाउनशिप नहीं बनाई, कोई प्लानिंग नहीं करी कि भाई वर्कर को आपको उतनी ही इम्पोर्टेंस देनी पड़ेगी। बल्कि मेरे पिताजी कहते थे कि जो मेन जो काम करता है वो वर्कर करता है, और वो मैनेजर या इंचार्ज तो एयर कंडीशन ऑफिस में बैठ के पेपर पे कर रहा है, वो खुद अपना पसीना और खून की मेहनत से वो काम कर रहा है। तो इसकी वजह से हम लोग की फैक्ट्रीज़ में आज तक हमारे यहाँ करीब मेरे ख्याल से 5 लाख आदमी काम करते होंगे पूरे ओपी जिंदल ग्रुप के अंदर। 5 लाख लोग? हाँ, कम से कम होंगे, इतने में भी ज़्यादा ही हों। तो कोई आज तक कभी भी एक दिन का भी कोई लेबर ट्रबल, कोई लेबर स्ट्राइक, कोई एक दिन का भी हमने कोई काम का कभी हर्जा हुआ हो, या उसकी हमारे यहाँ कोई इंडस्ट्रियल रिलेशंस का कोई डिपार्टमेंट ही नहीं है कि हमको कोई इंडस्ट्रियल, क्योंकि हम खुद अपने आप को इंडस्ट्रियल रिलेशंस के मैनेजर मानते हैं। हमारा ये सिस्टम है। तो इसलिए ये एक बहुत ही डिफरेंट टाइप का है, जो शायद हम लोगों ने इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं की, ना कोई मैनेजमेंट स्कूल ने इसके बारे में ज़्यादा बात की है। लेकिन ये एक मूल रूप से एक हमारी थॉट है, हमारी थिंकिंग है, जो हमारे पिताजी ने हम लोगों को दी है कि अगर आप वर्कर को इज्जत दोगे, उनके साथ आप बहुत प्यार से काम करोगे, उनको अगर उनको 100 रुपया मिलना चाहिए तो आपको उनको 200 रुपया या 300 रुपया देना चाहिए। इससे पहले कि वो मांगे, आप उनको देना चाहिए। ऐसा उनका थॉट था और ऐसा उन्होंने किया। तो उसकी वजह से आज हम सज्जन भाई, आपने करीब 5 लाख लोगों को, मतलब करीब 20 लाख लोगों की रोजी रोटी का आपने निर्वाह किया है। तो मैं ये चाहना, ये जो अभी भारत सरकार के दिमाग में जो चल रहा है कि इसको डिसइन्वेस्ट कर देना चाहिए जितने भी सरकारी इकाइयाँ हैं, उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये मेरे ख्याल से मोदी जी का बहुत ही बढ़िया एक उनका जो स्टेप है वो बहुत बढ़िया है। ये मेरे ख्याल से 5 साल लेट हो गया,
हालांकि मोदी जी चाहते थे पहले टर्म में भी ये करना, मेरा उनसे व्यक्तिगत रूप से इसके बारे में डिस्कशन हुआ था कि डिसइन्वेस्टमेंट हमको करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं, मैं करना चाहता हूँ और समय आने पर मैं इसका करूँगा। तो थोड़ा लेट हुआ, लेकिन क्या बोलते हैं उसको, देर आए बस दुरुस्त आए। तो वो ठीक से अभी हो रहा है। और जो मैं ये मानता हूँ कि जो प्राइवेट सेक्टर है, अब आज मान लीजिए JSW स्टील है जो आज भारत की नंबर 1 स्टील कंपनी है, तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये कोई मेरी कंपनी है। मैं ये मानता हूँ कि ये शेयर होल्डर्स की कंपनी है जिसके अंदर दुनिया भर के शेयर होल्डर्स हैं, 1 मिलियन शेयर होल्डर्स हैं, उसके अंदर 1 लाख फैमिलीज़ काम कर रही हैं या बेनिफिट हो रही है। तो ये कोई पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर का इशू नहीं है। फॉर द कंट्री, करेक्ट। तो ये जनरेट एसेट फॉर द कंट्री। कंट्री का अगर स्टील का देखा जाएगा यूज़, तो देखा जाएगा कि जिंदल का जो कंट्रीब्यूशन है वो उसी साइज़ पे है जैसे कि अगर भारत सरकार की कोई सबसे बड़ी कंपनी कर रही होती। तो और इसमें ये है कि अगर मान लीजिए उसमें JSW स्टील में जो कमाई होती है, तो वो कमाई कोई मैं अपनी पॉकेट में कोई मेरे कोई ज़रूरत नहीं है, वो शेयर होल्डर में जाती है या फिर वो वापस एक्सपेंशन में जाती है। जो हमको अपने देश को तरक्की करना है, आज चाइना में 1000 मिलियन टन स्टील बनता है, 1 बिलियन टन, और हमारे देश में 100 मिलियन बनता है। क्यों ऐसा है? क्योंकि जो हमारे इन्वेस्ट नहीं हुआ, ठीक से इन्वेस्ट नहीं हुआ या प्रॉफिट नहीं हुआ, तो ग्रोथ नहीं हुई। आप लेबर लॉस के बारे में जो है, क्योंकि आपको वो इंटरनेशनली अगर कॉम्पीट करना है, तो उस लेबर लॉस के बारे में आपकी क्या राय है? देखिए, लेबर लॉज बहुत ही सेंसिटिव सब्जेक्ट है, बहुत ही डिफ़िकल्ट सब्जेक्ट है, और मैं चाहता हूँ अगर ये डिफिकल्ट और सेंसिटिव है तो फिर आपके यहाँ क्यों नहीं है? तो मैंने वो बताया। नहीं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि ये जो लेबर लॉज है, इस लेबर लॉज को चेंज करने की आप आवश्यकता मानते हैं क्या? तो अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेरे इंडस्ट्री जो दोस्त हैं वो मेरे थोड़े अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन मैं नहीं मानता कि हमको कोई बहुत ज़्यादा चेंज करने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम अपने मन से, तन से, हम प्यार से अपने लेबर के साथ बिहेव करेंगे तो कोई तकलीफ़ नहीं है। हो सकता है मतलब 100 में 1-2% लोग प्रॉब्लम होती है, तो उसको टैकल करना चाहिए, उसको हमको हैंडल करना ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से हमको कोई ऐसा नहीं है कि हम अमेरिकन सिस्टम हायर एंड फायर वाली पॉलिसी ले आएँ कि जिसको लाना है ले आइए, जिसको निकालना है निकाल दो। वो हमारे देश में नहीं चल सकता, क्योंकि हम लोग 140 करोड़ की आबादी है हमारे देश में, तो हमको नौकरी देनी है लोगों को। तो ये हम हायर एंड फायर। गडकरी जी आके गए भी, आज कैबिनेट होने से उनका पूरा प्रोग्राम चेंज हुआ, तो बात करते करते फिर आज उन्होंने कहा कि स्टील के दाम बढ़ने से और लगातार स्टील के दाम बढ़ने से घर, प्रधानमंत्री की जो आवास योजना है उस पर इम्पैक्ट आ रहा है। उन्होंने कहा कि रास्ते और इस सब चीज़ के ऊपर इम्पैक्ट आ रहा है, और हमारे पूरे देश का जो काम है वो अलग ढंग पे जा रहा है। इवन माइक्रो, मिनी माइक्रो जो उद्योग है वो अपनी फुलफिल कमिटमेंट नहीं कर पा रहे हैं। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? नहीं, ये मेरा भी गडकरी जी से, स्टील इस्पात मंत्री से, कॉमर्स मिनिस्टर से, फाइनेंस मिनिस्टर से, सबके साथ में मेरा भी डिस्कशन हुआ। मैंने भी कई सुझाव दिए कि इसको करने से कुछ फ़र्क पड़ेगा, लेकिन मूल रूप से जो तकलीफ़ है, जो प्रॉब्लम है, वो है कि ये इस समय पूरी दुनिया के अंदर एक सुपर साइकिल चल रहा है, एक कमोडिटी का सुपर साइकिल फेज़ चल रहा है। क्योंकि दुनिया ने, हर देश ने ये पेंडेमिक से बाहर आने के लिए, कोरोना वायरस, कोविड के, बहुत पैसा छापा, और दुनिया भर का, अमेरिका ने $3-4 ट्रिलियन छाप दिया, यूके ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, जापान ने, इंडिया ने। हमारी जितनी इकोनॉमी है उससे ज़्यादा तो $6 ट्रिलियन उन्होंने डाल दिया उसमें। तो अब क्या है कि प्रभाव पड़ेगा ही ना। हाँ, सारी दुनिया कनेक्टेड है किसी ना किसी सप्लाई चेन के हिसाब से। पानी का लेवल है। और स्टील उसका कोर इंफ्रास्ट्रक्चर है, मतलब कुछ भी बनाइए, चाहे आप एयरप्लेन बनाइए, चाहे घर बनाइए, आपको स्टील यूज़ करनी है। तो स्टील का रेट तो एक तरीके से नेशनल पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंस टॉपिक है। तो आज के तारीख में विजय भाई, आज के तारीख में दुनिया के हर देश में स्टील की शॉर्टेज है। अच्छा, स्टील मिल नहीं रहा है, देखने को नहीं मिल रहा है। चाइना के अंदर भी स्टील की शॉर्टेज है। चाइना इंपोर्ट कर रहा है दूसरे देशों से, जो एक्सपोर्ट करता था वो खुद इंपोर्ट कर रहा है। तो अभी जब कोई चीज़ की शॉर्टेज हो जाएगी तो दाम बढ़ जाते हैं। तो अब उसको आर्टिफिशियल शॉर्टेज क्यों होगी अचानक? क्योंकि रुपया इतना आ गया। अभी हर देश जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने में लगा हुआ है। हर कंट्री में कुछ ना कुछ बन रहा है, कहीं सड़क बन रही है, कहीं घर बन रहे हैं, कहीं बिल्डिंग बन रही है, कहीं फैक्ट्री बन रही है। तो सारी की सारी स्टील, और नॉट सारे के सारे देश अपनी प्रोडक्शन के अलावा भी इंपोर्ट करना चाहते हैं। ऐसा ही बाय द वे LNG में भी हुआ है। मतलब ये सारी दुनिया में कमोडिटी का सुपर साइकिल चल रहा है। जो लोग एक्सपोर्ट करते थे वो इंपोर्ट करने लग रहे हैं। मुझे एक सवाल बहुत इंटरेस्टिंग लगता है, और जो विशेष करके इस देश के अलग अलग उद्योगपति को ध्यान में रखते हुए बोल रहा हूँ
कि ये जो सोशल आपका जो एस्पेक्ट है, चाहे वो बद्रीनाथ का हो या चाहे कश्मीर का हो, तो उसके बारे में ज़रा हमें बताइए आप। नहीं तो आपने जो ये नहीं देखिए, ऐसा है विजय भाई कि अभी मेरी उम्र 60 साल से ऊपर हो गई है, ठीक है, हो गई और है। तो इसमें अभी अब हमको जो इंडस्ट्री लगानी थी, जो मैंने लगाई, जो काम बढ़ाया, वो तो एक तरीके से एक तरफ चल रहा है। अब हमको देश को अदर देन थ्रू बिजनेस क्या दे सकते हैं, क्या देना चाहिए, कैसे मैं अपना कंट्रीब्यूट करके चाहे 1% करूं, चाहे 0.00001% कर सकूं, लेकिन क्या मैं इस देश को बदल सकता हूं? अगर मैं नहीं बदल सकता इस देश को, तो विजय भाई कोई नहीं बदल सकता। ये मेरी खुद की, मेरे अंदर की भावना है। ये मैं कोई अहंकार से नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये बहुत ही नहीं, अपने आप को ज़मीन के ये प्रश्न मैंने इसलिए कहा कि मैं आपको व्यक्तिगत रूप से भी जानता हूँ कि अहंकार दूर 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 तक आपको छूता नहीं है। जी नहीं, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर हम अपने धार्मिक स्थल, अपने जो अच्छी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं, अगर हम उनको इम्प्रूव करें, तो हम अपने देश को बनाने में हमारा जो एक योगदान है वो कर सकते हैं। तो इसीलिए मैंने यही प्रोग्राम किया है कि मैं हर साल एक प्रोजेक्ट लूँगा इस देश को बदलने के लिए, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो। और कश्मीर आपके दिमाग में कैसे आया? कश्मीर तो क्या है कि मैं एक्चुअली मेरे दिमाग में नहीं आया, वो संगीता मेरी वाइफ जो है, तो उनको आर्ट का और कल्चर का बहुत शौक़ है। तो कश्मीर में, श्रीनगर में हम लोग बचपन में बहुत जाते थे, सब लोग अपने लोग सब जाते थे। तो वहाँ पर बहुत खूबसूरत मुग़ल ज़माने के ये बने हुए गार्डन्स बने हुए हैं, निशात बाग, शालीमार बाग और चश्मे शाही, इस टाइप से डल लेक के ऊपर सब बाग्स बने हुए हैं। तो संगीता के मन में ये आया कि ये 2 बागों को रेनोवेट करना चाहिए, इम्प्रूव करना चाहिए, ब्रिंग इट बैक टू इट्स ओन ग्लोरी, पास्ट ग्लोरी। तो उस पर्पज़ से हम लोग दोनों जने श्रीनगर गए और वहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर से मिले, वहाँ के सेक्रेटरी से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, और हम लोग जाके देखा और उस प्रोजेक्ट को लिया। तब हम लोग ने सोचा कि यहाँ तो बहुत कुछ करने लायक है, बहुत ही खूबसूरत जगह है, हमारे देश का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है। आफ्टर 370 वहाँ का पूरा माहौल चेंज हो रहा है। मैं वहाँ के लोगों से मिला, जो वहाँ कर लोकल कश्मीरीज़ हैं, उनसे मिला, वो भी चाहते हैं कि वहाँ पर चेंजेस आएँ, बदलाव आए। तो मुझे लगा कि ये हमको करना चाहिए। तो फिर जो गुलमर्ग है, वहाँ पर हम स्कीइंग करने गए आगे श्रीनगर से। तो फिर देखा कि यार ये गुलमर्ग तो स्विट्ज़रलैंड से भी काफ़ी अच्छा है। पहले तो बचपन में तो पता नहीं था क्या स्विट्ज़रलैंड है और क्या गुलमर्ग है, लेकिन अब तो सब देखा हुआ है। तो मैंने कहा ये तो गुलमर्ग को हम स्विट्ज़रलैंड बना सकते हैं। तो फिर मैंने सबसे बात की, होम मिनिस्टर से बात की कि जी मुझे ये करना है। तो बड़ी एक्साइटमेंट हो गई कि ये तो करना ही चाहिए। तो अब जो है हम लोग गुलमर्ग को एक ओलंपिक का वो करने के लिए कि हम विंटर ओलंपिक वहाँ पर लॉन्च करें 2030 का। हाँ, तो उसके लिए अब काम हो रहा है। उसके ऊपर मैं एक मास्टर प्लान बना रहा हूँ, जो मैंने किरण रिजिजू जी से बात की, वो भी आए थे वहाँ पर गुलमर्ग में, लेफ्टिनेंट गवर्नर भी आए, हम लोगों ने सब ने बैठ के बात की। तो मेरा क्या कहना है कि मैंने तो एक छोटा सा रूप से सोचा कि शायद हम ये करें, लेकिन देखिए ऊपर वाले की मेहरबानी आप देखिए, हाँ शर्मा जी, और कि मैंने सोचा और वो आज एक एक्चुअल में रूप लेने की कोशिश हो रही है। ओलंपिक्स के लिए एक जगह बनाना तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई मस्ट गिव इट टू यू। मतलब ऐसा सुन के ही अपने आप में बहुत अच्छा फील हो रहा है। जैसा आपने बताया, कश्मीर के अंदर आर्टिकल 370 के बाद एक तरीके से हम सब लोगों पे, हम सब बिजनेसमैन पे एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम वहाँ जाएं और कंट्रीब्यूट करें, कुछ करें। और आप एक रास्ता दिखा रहे हैं, बहुत ही इससे आपके दिमाग में ये भी एक बात है क्या कि वहाँ के युवकों को मेन स्ट्रीम में लाना बहुत ही ज़रूरी है। ये तो अगर विजय भाई, अगर ये हो जाता है कि वहाँ पर विंटर ओलंपिक्स का काम शुरू हो जाता है, तो हज़ारों, वहाँ पर आबादी कितनी है, वैली की आबादी 70 लाख की आबादी है, बस केवल 70 लाख में से मैं समझता हूँ 30-40 लाख को तो काम मिला ही हुआ है। कोई खेती कर रहा है, कोई गाड़ी चला रहा है, कोई ट्रक चला रहा है, काम मिला। बात केवल हम 10-20 लाख आदमियों की, युवाओं की बात कर रहे हैं, युवकों की बात कर रहे हैं। अगर उनको काम मिल जाता है तो काम, प्रॉब्लम ही सॉर्टेड आउट है। तो इसलिए मेरे और मैं जानता नहीं हूँ, प्रधानमंत्री जी का तो बहुत बड़ा विज़न है, उन्होंने तो ऑलरेडी ये प्लान किया ही हुआ है कि हमको कश्मीर को चेंज ही करना है, पूरा बदलाव लाना है कश्मीर के अंदर। तो वो इस तरह के हम स्टेप्स लेंगे शर्मा जी। मेरा तो ये मानना है कि प्रधानमंत्री जी हमारे टूरिज्म के बहुत बड़े फ़ैन हैं, और आप स्पोर्ट्स के फ़ैन हैं। तो आप जब स्पोर्ट्स की एक ओकेजन बना देंगे तो टूरिज्म को भी बढ़ावा मिलेगा, और जब हम सब देशवासी वहाँ जाएंगे तो कश्मीर फिर से पूरा आबाद हो बागबान और आबाद हो जाएगा। वो शब्द वो है। बिल्कुल
सो बहुत बहुत धन्यवाद शर्मा साहब आपका, जिंदल साहब आपका। आप लोकमत के महाराष्ट्रियन ऑफ द इस अवार्ड, इस महाराष्ट्र राज्य का सबसे गौरवशाली और लोगों का जो पुरुषार्थ है उसको जगाने वाला ये अवार्ड है। उसमें आप शामिल हो, और सिर्फ शामिल ही नहीं हुए तो हमारी रोबर्स ज्यूरी ने आप दोनों को सिलेक्ट किया है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी जो ज्यूरी है इसके अंदर अन्ना हजारे जी जैसे लोग हैं, मेघा पाटकर जी जैसे व्यक्ति है, तो सुशील कुमार शिंदे जी जैसे चेयरमैन भी उसमें है। और ऐसे लोगों के बीच में से निकल के छन के आना ये छोटी बात नहीं है। तो मैं आप दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। आप दोनों बदलाव का चिन्ह है। राष्ट्र आप लोगों पे नाज करता है। धन्यवाद।